पूछा कि ईएमएफ 1 वोल्ट को डिफाइन करो, ये क्वेश्चन है, ठीक है, 5 नंबर का है ये क्वेश्चन, तो अभी बोर्ड में आया हुआ, ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन, तो हमने इसको पढ़ना है। इसके थोड़ा सा डायग्राम है, इस पर थोड़ा सा समझना पड़ेगा, थोड़ा समय बचेगा, यहीं बता देता हूँ। देखो ये बैटरी का टर्मिनल है, जैसे आप देख पा रहे होंगे, है ना, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। समझ में आ गई बात, है ना। तो बैटरी के अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट होता है, मतलब इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में टूटता है, ठीक है, बैटरी के अंदर भी होता है। तो ये क्या कहता है कि बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन होती है। क्या होती है? केमिकल रिएक्शन, क्योंकि वो देखा होगा बैटरी के अंदर कुछ ना कुछ लिक्विड भरा रहता है ना, देखा होगा, केमिकल भरा रहता है, एसिड वगैरह, है ना, इतना तो पता ही होगा। तो उसके अंदर कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन होती है। तो वो क्या करता है, एक फोर्स लगता है उसके आयंस में। आयंस का मतलब कैटायन और अनायन, कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज, अनायन मतलब नेगेटिव चार्ज, उन पे एक फोर्स लगता है। वो क्या करता है, फोर्स पॉजिटिव चार्ज को इधर की साइड खींचता है, पॉजिटिव चार्ज को इस वाले टर्मिनल पे करने की कोशिश करेगा, एक फोर्स लगेगा इसकी तरफ, ठीक है। यानी कि Fn जो फोर्स लगा है पॉजिटिव पे लगा है, ये जो एरो यहाँ पर दिख रहा है, समझ रहे हो, इधर की साइड फोर्स लग रहा है। और ये इस Fn का मतलब है फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज, जो कि आप देख रहे होंगे। ये किसकी वजह से लगा, जो केमिकल रिएक्शन हुई है, तो Fn फोर्स लगा पॉजिटिव चार्ज की तरफ। दिस ड्राइव्स द पॉजिटिव चार्ज टू आर टर्मिनल ए। तो जो पॉजिटिव चार्ज है किस टर्मिनल पे आ जाएगा, ए टर्मिनल पे आ जाएगा, क्योंकि एक धक्का सा लगा इस पे और ये सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज किधर आ गया, ए पे आ गया। इसी तरीके तो यहाँ यानी कि इसने क्या कहा, और नेगेटिव चार्ज किधर आ जाएगा, ऑब्वियसली जब सारा पॉजिटिव इधर आ जाएगा तो नेगेटिव किधर भाग जाएगा, इधर की साइड भाग जाएगा। तो नेगेटिव चार्ज किधर आ गया, बी पे आ गया। तो इसने क्या कहा, Fn पे फोर्स, ये जो पॉजिटिव पे फोर्स कितना लगा, Fn लगा, और जो बी पे फोर्स लगा इसके अपोजिट लग रहा है, क्योंकि बी पे इधर की साइड फोर्स लग रहा है, उसको बोल दिया Fe। तो इक्विलिब्रियम पे आके ये दोनों फोर्स क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं दोनों। सर ये जो था पहले पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल थे ना, ये पहले है ये जो पॉजिटिव, नहीं नहीं, अभी टर्मिनल हमने बाहर से कनेक्ट नहीं करा, ओपन है बैटरी, अभी बैटरी कनेक्टेड मतलब नहीं, कोई चार्ज पता कुछ नहीं नहीं, किधर कुछ ना 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 ना, ठीक है। तो इसने क्या कहा कि Fn इधर पॉजिटिव पे लगा, नेगेटिव पे कौन सा लगा, Fe लगा। इक्विलिब्रियम पे दोनों फोर्स क्या आ जाते हैं, बराबर आ जाते हैं। मतलब ये याद रखो, मैं ओवरऑल इसकी जो लिखी हुई बात है बता देता हूँ, वो लंबा लिखा हुआ था। इसने क्या कहा, कोई बैटरी का टर्मिनल है, ठीक है, तो बैटरी में रिएक्शन तो होती ही है, तो जो पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव की तरफ जो फोर्स लग रही है उसे Fn से डिनोट कर दिया, और जो नेगेटिव पे फोर्स लग रहा है उसे Fe से डिनोट करा। तो सारे का नेगेटिव चार्ज इधर इकट्ठा हो गया, पॉजिटिव चार्ज इधर इकट्ठा हो गया। तो स्टेडी स्टेट में कह लो या इक्विलिब्रियम में जब रिएक्शन रुक जाएंगी तो दोनों फोर्स क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। दोनों फोर्स को हमने क्या कर दिया, बराबर कर दिया, Fn बराबर Fe हो गया। तो कितना वर्क लगा चार्ज को उठाने में यहाँ से बी टर्मिनल से ए टर्मिनल तक, ठीक है, कितना फोर्स लगा। चलो इसको मैंने एक काम करता हूँ, फोर्स है ना हम वैसे, लेकिन ये फोर्स नहीं है, याद रखना। मैं क्या बताया मैंने, कोई भी बैटरी है अभी तक उसके अंदर आप मतलब ओपन है बैटरी, ओपन बैटरी का मतलब अभी कनेक्शन नहीं किया आपने उसका, तो बैटरी का ये ऐसे टर्मिनल होगा, ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल, ये वाला नेगेटिव, एक दो डंडे तो दिए हुए ही होते हैं, उसमें भी कनेक्ट नहीं करा आपने। तो इसके अंदर बैटरी के अंदर केमिकल तो होता ही है, इलेक्ट्रोलाइट कह लो उसको, तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में टूटता है, ठीक है, एक फोर्स लगती है उसके अंदर। तो ये जो पॉजिटिव की तरफ जो फोर्स लग रही है, जो सारे आयंस को पॉजिटिव की तरह इकट्ठा कर दे रही है, उसको बोल दिया हमने Fn इसके हिसाब से। और नेगेटिव की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, इसी के अपोजिट E, ठीक है, Fe। तो स्टेडी स्टेट आ जाती है जब ये दोनों के दोनों फोर्स क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। ये
एफ एन क्या है, फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज, और एफ ई क्या है, फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज। ये दोनों फोर्स बराबर हो जाते हैं एक टाइम पर। बैटरी कनेक्टेड नहीं है, मतलब बैटरी का ईएमएफ निकालना चाह रहे हैं हम। तो वैसे मैं तुम्हें डेफिनेशन बता दूं पहले ही, इतना पोटेंशियल, बैटरी का पोटेंशियल जब वो ओपन रहे उसको ईएमएफ बोलते हैं, या उसका मैक्सिमम पोटेंशियल, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कोई बैटरी के अंदर से हम निकाल सकें उसको ईएमएफ बोलते हैं। क्या मतलब हुआ, मतलब हर एक बैटरी का कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस, 12 वोल्ट की बैटरी है, 24 की, ऐसा तो सुना ही होगा। तो वो मैक्सिमम नहीं हमें मिल पाता। क्यों नहीं मिल पाता, क्योंकि बैटरी का कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस रहता है अंदर से ही, कुछ अंदर के जो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब छोटे आर से डिनोट करते हैं उसको, आगे हमने वही चैप्टर आगे पढ़ना है उसमें ही। तो वो उसको बैटरी के ईएमएफ को कम कर देता है। लेकिन मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है, जितना उसका ईएमएफ है, क्योंकि ईएमएफ हम तब निकालते हैं जब बैटरी कनेक्टेड ही नहीं हुई, जब मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब ही नहीं है पैदा हो रहा, मतलब जब बैटरी ओपन थी, कुछ कनेक्शन वगैरह नहीं करा। तो मतलब ये वो ईएमएफ का मतलब वो होता है कि ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस जब बैटरी ओपन रहे, या ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस जो मैक्सिमम रहे, उसको ईएमएफ बोलते हैं। ठीक है, इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता है। समझ में आ गई बात। तो ये बार बार ईएमएफ और ये क्या नाम है आपका पोटेंशियल डिफरेंस आता रहेगा। तो अब समझ जाना, ईएमएफ दिया होगा तो मतलब मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अच्छा ये चीज़ मैं बता रहा, दोनों फोर्स बराबर होगी। याद रखना इलेक्ट्रॉन पे तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे ये नेगेटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कितना लगता है, क्यू ई, और पॉजिटिव पे मान लो कुछ भी एफ एन ही मान लो इसको, तो क्यू ई हो गया। अब बताओ मैं क्या कह रहा हूँ, ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है। मान लो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जो डिस्टेंस है वो कितना है, डी है। कितना है, डी। और इसने क्या कहा, इसको बी टर्मिनल बोल दो, इसको ए टर्मिनल बोल दो। इसने क्या कहा, कितना वर्क लगेगा इन मूविंग द चार्ज Q फ्रॉम B टू A इज EMF। ठीक है, मैं लिख देता हूँ इसकी डेफिनेशन। अमाउंट, बस ये लास्ट चीज है, अमाउंट ऑफ वर्क इन कैरिंग Q चार्ज फ्रॉम B टू A इज कॉल्ड EMF। मतलब EMF का जो डेफिनेशन होगी वो होगी वर्क डन अपॉन चार्ज, यानी कि W अपॉन Q। समझ में आई बात। कितना कार्य करना पड़ता है चार्ज को नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ उठाने में, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज यहाँ भी होंगे शुरुआत में, तो इसको यहाँ पर सारे इकट्ठे हमने कहाँ कर दिए, इधर कर दिए। तो ऐसा भी समझ सकते हो कि एक कोने से लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल, नेगेटिव का मतलब लोअर पोटेंशियल, लोअर से हायर की तरफ आपने कितना काम करा चार्ज को इस कोने से उठा के इस कोने तक उठा के रखने में, वर्क डन अपॉन चार्ज, इसी को बोलते हैं EMF। समझ में आ गई बात। तो EMF बार बार आएगा, इसीलिए मैंने सोचा कि पहले इसी को क्लियर कर दूं। पोटेंशियल डिफरेंस अलग चीज़ है, ठीक है, वो दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस है, ये एक है, ये पॉइंट दो है। ठीक है, ये EMF से कम भी हो सकता है, EMF हमेशा मैक्सिमम रहेगा। क्लियर होगी बात। अब जो बोला है वो सुन सुन के रिकॉर्ड भी कर, जो मतलब देख लेना है ना। चलो आगे देखते हैं हम इसमें। तो ये था EMF किसे कहते हैं। ठीक है, तो वर्क अपॉन चार्ज को ही EMF बोलते हैं। चलें आगे, चलो देखते। कल हमने कहाँ पढ़ा था ये, कल हमने करंट डेंसिटी पढ़ा था, ओम्स लास्ट में मैं पढ़ा रहा था, ml अपॉन E स्क्वायर NA टाउ एवरेज।
सो लास्ट टाइम पे मैंने ये बताया था, वहाँ से प्रूव करके क्या बताया था, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आई थी, है ना, जो कल प्रूव कराया था, रेजिस्टेंस वहाँ से कंपेयर करके ये बता दिया था मैंने, है ना। तो ओम्स लॉ से हमने इसे कंपेयर भी करा। अब देखो यहाँ से एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, इसको हमने एक तरफ से लिख दिया था, रेजिस्टेंस इक्वल्स टू एम ई स्क्वायर एन इंटू टाउ एवरेज इंटू एल बाई ए, और इसी कांस्टेंट को हमने क्या बोलना था, रेजिस्टिविटी, जिसको हम सिंबल रो से डिनोट करते हैं। तो जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आता है वो आता है रो एल बाय। तो रजिस्टिविटी यहाँ से अगर आप कंपेयर करो तो आई कितनी है, एम ई स्क्वायर एन इंटू टाउ एवरेज। ठीक है, अब देखना जरा तो ये क्या कहता है, जब रेजिस्टेंस ये प्रूव करा इन्होंने, तो ये क्या कहता है, जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है किसी कंडक्टर का। ठीक है, और रेजिस्टेंस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। एरिया का मतलब देखो कभी भी समझो, लंबाई, जैसे कोई कंडक्टर है, ये इसकी लंबाई है, लेकिन एरिया पता कहाँ से पता लगता है, इसके इस जगह को देख के। गोल भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, कोई भी शेप का हो सकता है, लेकिन हम इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया देखेंगे, है ना। जैसे मान लो 3D में मैं डायग्राम बनाऊं, ये गोल है, इसका राउंड है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर इसका डायमीटर d दिया हुआ है तो आप एरिया कैसे निकालोगे, पाई d स्क्वायर बाय 4, ये इसका एरिया का फॉर्मूला होता है। अगर रेडियस दिया है तो पाई r स्क्वायर, ये तो सबको पता ही है। तो रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऐसे क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे, अभी मैं कराने वाला हूँ। लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर लंबाई बढ़ोगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया को कम करोगे बढ़ेगा, एरिया को बढ़ाओगे कम होएगा। क्लियर है। तो रेजिस्टेंस पोटेंशियल और करंट पे डिपेंड नहीं करता है, वो फिजिकल कंडीशन पे डिपेंड, ये फिजिकल कंडीशन ही तो है इसकी, लंबाई कितनी है, एरिया कितना है, या टेम्परेचर कितना है। अभी हमने जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है इसमें टेम्परेचर का पढ़ना है। बताओ समझ में आ गई बात, ये हो जाएगा। रो का मतलब समझ में आ गया। अच्छा, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। क्या होती है, ओम, ओम, ओम नहीं ओम है भी आएगा साथ में, है ना। ठीक है, कहीं ओम बोलो। तो उसके बाद इसकी यूनिट देखते हैं, रेजिस्टेंस की यूनिट, सॉरी रेजिस्टिविटी की यूनिट। तो किसी की भी यूनिट निकालनी, अब तो सीख गए होंगे, तो मैं तो बता चुका हूँ, किसी की भी यूनिट निकालनी उसे एक तरफ कर दो। ये ट्रिक होती है, नहीं पता लग रहा, नहीं याद आ रहा, तो जिसके निकालनी उसे एक तरफ कर दो। तो जिसकी निकाल लोगे, मान लो आपने किसकी निकालनी है, रेजिस्टिविटी की निकालनी है, तो रो इक्वल्स टू आर ए बाय एल हो गया। देखो दिख रहा है साफ साफ। आर की यूनिट क्या होती है, ओम, इसकी क्या होती है, मीटर स्क्वायर, और इसकी क्या होती है, मीटर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, तो ओम मीटर इसकी यूनिट आ जाएगी। क्लियर है। अच्छा, कई बार क्वेश्चन इसमें कंडक्टेंस की आ जाएंगे। कंडक्टेंस जिसको जी से डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू होती है 1/r। कई बार ऐसा क्वेश्चन दे दे, कंडक्टेंस दे दे, रेजिस्टेंस का यूज़ आ जाए, तो तुमने कुछ नहीं करना, रेजिस्टेंस को रेसिप्रोकल कर देना है। रेसिप्रोकल मतलब 1/, कर देना है, तो वो क्या आ जाएगा, कंडक्टेंस। तो ये क्या है, कंडक्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। बस इतना है। इसकी यूनिट क्या होती है, मोह। कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है, मोह। मोह क्यों, ओम का उल्टा है, देखो। हाँ सही में ही है, ऐसा पता नहीं कैसे बनाया इन्होंने, मोह ही होती है। और या कहीं कहीं जगह पे ओम इनवर्स भी लिख देंगे। इनवर्स मतलब 1/, मोह याद रखना, मोह। ठीक है। ऐसे ही कंडक्टिविटी होता है,
कंडक्टिविटी, जिसे हम K से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा, इसकी वैल्यू होती है 1 रेजिस्टिविटी। ये याद रखना, रेजिस्टिविटी का उल्टा कर दोगे तो कंडक्टिविटी बन जाएगा। समझ रहे हो? बता चुका हूँ वैसे तो मैं पहले भी। कंडक्टिविटी, और ये क्या चीज़ है जी? रेजिस्टिविटी। क्लियर हो ना? समझ आ रहा? यूनिट भी इसकी निकाल सकते हो ऐसे ही, 1 कर दोगे तो 1 ओम और 1 मीटर आ जाएगी। जब रेजिस्टिविटी की यूनिट पता है तो इसकी भी निकल जाएगी ना। क्या होगी? के की यूनिट। रेजिस्टिविटी का 1 कर दो, मतलब इसको क्या कर दोगे? ओम इनवर्स मीटर। हाँ, ऐसे लिख दो, या ओम के ऊपर -1 लगा दो, या मीटर के ऊपर। ठीक है, आगे चलो। कंडक्टिविटी समझ आई है कैसे यूनिट आई? क्योंकि रेजिस्टिविटी की यूनिट ये है, ये देखो यहाँ लिख दिया, जिसकी यूनिट थी, इसकी निकालनी थी, इसे एक तरफ ही रखा, जिसकी पता थी उसे एक तरफ रखा, तो 1 रेजिस्टिविटी की यूनिट तो मैंने बताई दी, ओम मीटर है, तो ये ऊपर चला जाता है, ये भी ऊपर चला जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। चलूँ आगे। ये तो है लेंथ और एरिया में रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का वो। रेजिस्टिविटी एरिया और लेंथ पे डिपेंड नहीं करती है। रेजिस्टिविटी सुन रहा है ना भाई? हाँ सुन रहा है। रेजिस्टिविटी जो है एरिया और लेंथ पे डिपेंड, वो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगी। किस पे डिपेंड करती है? ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। रेजिस्टिविटी डिपेंडेंस, हेडिंग मैंने डाल दिया है, अब हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। रेजिस्टिविटी डिपेंडेंस किस पे डिपेंड करती है? ये नेचर ऑफ मटेरियल पे। और दूसरा है टेम्परेचर पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाना स्टार्ट हो चुका है, अब ध्यान रखिए। सबसे पहले देखते हैं कि नेचर ऑफ मटेरियल पे कैसे पता लगा, हमें कैसे पता लगेगा। अब तो हम 11th में आ गए तो हमें पता लग सकता है बड़े आराम से, क्योंकि हम हो गए होशियार। m/e² n टो एवरेज। रेजिस्टिविटी कितनी निकाली? ये है रेजिस्टिविटी, देखो आई जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के प्रूव करके ऐसे आई। m मास इलेक्ट्रॉन का चार्ज, n क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम होता है छोटा n, याद रखना, कल भी बताया था। बड़ा n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और टाउ एवरेज होता है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। क्या होता है? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, मतलब टकराएगा तो थोड़ी देर के लिए शांत रहेगा, तो कितना रिलैक्स हुआ है ना, रिलैक्सेशन। तो उन सब टाइम का एवरेज निकाल दिया। इलेक्ट्रॉन टकराता है ना, फिर उससे को कर्नल से फिर मतलब शांत होता है थोड़ी देर के लिए, फिर टकराता है, तो वही चीज़ है एवरेज रिलैक्सेशन। तो नेचर ऑफ मटेरियल पे कैसे डिपेंड? देखो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, ये दोनों तो कांस्टेंट है। बताओ समझ में आया? ये थोड़ा चेंज हो रहा, ये दोनों तो कांस्टेंट है, फिक्स वैल्यू। लेकिन ये जो n की वैल्यू है, n, ये हर एक मटेरियल के लिए अलग अलग है। कॉपर के लिए ऐसे मैं बता चुका हूँ, 10⁻29 इलेक्ट्रॉन्स, इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पर मीटर क्यूबिक में। अगर हम क्या नाम है एल्यूमिनियम की बात करूँ तो इससे थोड़े से कम हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूबिक। सिल्वर की बात करूँगा, इससे और ज़्यादा हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूबिक। तो ये n की वैल्यू अलग अलग नहीं हो रही भाई? हर एक मेटल है, जैसे ये अलग मेटल है, ये अलग मेटल है, ये अलग मेटल है, ये अलग है, सब में n की वैल्यू अलग होगी, सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने की पावर अलग होगी। यही तो अलग अलग मटेरियल भगवान ने अलग बना रखे, तो उनके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है वो अलग होती है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं 1 मीटर पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब 1 मीटर क्यूबिक की वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या रहेंगे? अलग अलग रहेंगे। n की वैल्यू इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल। समझ गए बात को? सो यार, जब n अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होगा तो रेजिस्टिविटी भी क्या होगी? अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होगी। तो समझे बात को या नहीं? ये दोनों तो कांस्टेंट है ना।
ठीक है। सो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो ये n अगर अलग अलग हुआ तो रो भी सबके लिए क्या होगा, अलग अलग होगा। इसलिए यानी कि ये वाली बात हमारी प्रूव होगी है भाई, नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है, क्योंकि n अलग अलग है, अलग मटेरियल के लिए तो अलग होगा। क्लियर है? चलो अब दूसरी बात समझ आ रहा नहीं, बैग तो उतार दें। अच्छा ठीक है, टेम्परेचर पे बात करनी है। अब टेम्परेचर पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको प्रूव करते हैं भाई। अब मैं कहता हूँ यार टेम्परेचर को ना चलो बढ़ाते हैं, मेरा मन कर रहा है। अभी ना 20 डिग्री पे चेक कर रहे थे, अब ना मेरा मन है 40 पे आ जाता है, गर्मी में आ जाता है, धूप में। ठीक है, धूप में आ गया हम, छाँव से गर्मी, धूप में आ गई, टेम्परेचर क्या हो गया, हमने बढ़ा दिया। अब ये बताओ कोई दिमाग वाला आदमी अगर है तो टाउ एवरेज इसका बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ाने से या कम होगा, सोच के बताना। टाउ एवरेज क्या नाम है इसका, बोलो। रिलेक्सेशन टाइम। ठीक है, चलो बताओ, दिमाग लगाओ। मैंने कहा टेम्परेचर बढ़ाते हैं, अब इस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, सोचो सोचो। कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। क्यों? उसका क्या कहते हैं, एक्साइटेड स्टेट बढ़ जाएगी, इसीलिए। बिल्कुल सही भाई, जब कोई टेम्परेचर आप बढ़ाओगे, अब जो उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो परेशान नहीं हो जाएंगे टेम्परेचर बढ़ाने से। टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल्स और तेज़ तेज़ दौड़ने लगते हैं। इतना तो पता ही होना चाहिए, मॉलिक्यूल तो हर जगह, एटम तो हर जगह है। गैस के अंदर क्या होता है, मॉलिक्यूल्स तेज़ तेज़ नहीं दौड़ते, रैंडमनेस ज़्यादा होती है। लिक्विड में थोड़ी सी कम होती है, सॉलिड में थोड़े सोए हुए रहते हैं मटेरियल। तो क्यों होती है, क्योंकि उसकी रैंडमनेस ज़्यादा होती है। ऐसे ही जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मॉलिक्यूल्स और तेज़ तेज़ से दौड़ने लगते हैं, समझ रहे हो? तो रिलैक्सेशन टाइम कम नहीं हो जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, कोई आदमी अब कम रिलैक्स होगा जब ज़्यादा परेशान हो जाएगा, तो ये तो सिंपल सी बात है। आया समझ में? तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या हो गया इसका, कम हो गया। क्या हो गया, कम हो गया। तो हमने क्या पढ़ा है, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला m E² n इंटू टाउ एवरेज। ये चीज़ नीचे वाली कम हो रही है, देखो क्या हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि हमने करा क्या, और ये कम कब हो रही है, टेम्परेचर बढ़ाया है हमने, टेम्परेचर बढ़ाया है। तो टेम्परेचर देखो एक दूसरे से लिंक्ड है, टेम्परेचर बढ़ाओगे टाउ एवरेज कम हो रहा है और रेजिस्टिविटी बढ़ रही है। तो यानी कि इन दोनों का रिलेशन क्या आया, दोनों का एरो ऊपर ऊपर है, प्रोपोर्शनल। यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। समझे या नहीं समझे? पक्का समझ गए ना? तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कुछ डाउट है? तो ये दोनों चीज़ इसी के साथ डिपेंड करती है, एन और ई पे। अच्छा बात रही, अब इसका फॉर्मूला क्या रहता है रेजिस्टिविटी का, और इसका ये मैं आपको बताता हूँ। रेजिस्टिविटी किसी भी टेम्परेचर पे निकालनी हो इज इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी एट 0 डिग्री या किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इंटू 1 प्लस अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी। ये है, कराऊंगा इसका प्रूफ, डोंट वरी। डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर, ऐसे डिपेंड करती है। कैसे, अभी ये तो मैंने बता दिया ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ये प्रूव है, मतलब डायरेक्ट रिलेशन बता दिए तो मैंने तुम्हें। अल्फ़ा, ये रो टी का मतलब रेजिस्टिविटी किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर। भाई जब अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग वैल्यू होगी तो अलग आएगी। रो नोट मतलब इनिशियल, शुरुआत में कितनी है रेजिस्टिविटी, या 0 डिग्री पे कितनी है। अल्फ़ा को क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, पढ़ा था पिछले साल, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। और डेल्टा टी का मतलब क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर। क्या होता है,
चेंज इन टेम्परेचर में कितना चेंज, ठीक है। अब देखना जरा कैसे आया होगा, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। वैसे इसका कोई वो प्रूफ हमें एज सच नहीं करना, बट लेकिन मैं तुम्हें ये बता देता हूँ कि जो नया लेंथ होती है, ये हमने पढ़ रखा है L0 1 प्लस अल्फ़ा टी होती है, अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी। ये कहाँ से पढ़ा था? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन वाला जो चैप्टर पढ़ा था कि भाई कोई रॉड है, इसकी लंबाई अभी L0 है, कितनी है भाई? L0। अब आपने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ये लंबाई खिंच जाएगी, इतनी तो नहीं खिंचने की, लेकिन चलो दिखाने के लिए मैंने दिखा दी कि ये LF हो जाती है इसकी लंबाई। अब बताओ समझ आया नहीं आया? यहाँ पर टेम्परेचर T1 था और यहाँ का टेम्परेचर कितना हो जाता है, मतलब हमने T1 से कितना कर दिया, T2 कर दिया, यानी कि T2 ज़्यादा है T1 से, आपने टेम्परेचर क्या कर दिया, बढ़ा दिया। बताओ समझ आया नहीं आया? क्या कहा मैंने? पहले ये रोड थी, आपने उसका टेम्परेचर था T1, आपने टेम्परेचर बढ़ाया, बढ़ी होगी, टेम्परेचर कितना कर दिया, T2 कर दिया। बताओ समझ आया? लंबाई कितनी होगी, LF। इस रॉड का अल्फ़ा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ये कांस्टेंट होता है हर के लिए, वो दिया हुआ है अल्फ़ा। तो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, चेंज इन या फाइनल लंबाई इक्वल्स टू, या ऐसा बोल दो चेंज इन लेंथ की वैल्यू होती है L अल्फ़ा डेल्टा टी। L क्या होता है, इनिशियल वाला, जो पहले लंबाई थी, L। चेंज इन लेंथ क्या होएगी, LF माइनस L0। समझ रहे हो? तो बहुत आसान चीज़ है। चेंज इन लंबाई क्या होगी, LF माइनस L0 इज इक्वल्स टू L0 अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी। इस L0 को मैं उधर ले जाऊं, इस L0 को अगर मैं उधर ले गया तो प्लस का बन जाएगा, माइनस है तो इन दोनों में से L0 कॉमन ले लूं, देखो आ गया ना, वही आ गया, नहीं आ गया? सो इसी रेंज पे इसी का डायरेक्ट रिलेशन है, क्योंकि रेजिस्टेंस भी लेंथ पे डिपेंड करता है, नहीं करता है? तो सेम रिलेशन आ जाएगी रेजिस्टिविटी की हमारी, सेम। देखो यही है, देखो LF मतलब यहाँ रेजिस्टिविटी फाइनल वाली, देखो सेम है या नहीं है? इनिशियल वाला लेंथ था, यहाँ इनिशियल वाली रेजिस्टिविटी है, 1 है 1 है, अल्फ़ा है, डेल्टा टी है, डेल्टा टी। समझ गए? तो जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी टेम्परेचर के साथ, उसी रेट से ये रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस भी बढ़ता। ऐसी रेजिस्टेंस का रिलेशन है, फाइनल रेजिस्टेंस इक्वल्स टू इनिशियल रेजिस्टेंस 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा। न्यूमेरिकल करेंगे और समझ में आएगा। समझ रहे हो? RF का मतलब बोलो, फाइनल रेजिस्टेंस। R0 का मतलब इनिशियल, पहले जो दिया है। न्यूमेरिकल करते हैं, देखेंगे फिर क्या होता है। समझ रहे हो? सो ये डिपेंडेंस है आपकी रेजिस्टिविटी की टेम्परेचर के साथ, रेजिस्टेंस की। ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ ना, ये जो है इसको नोट करना है, ये वाला इम्पोर्टेंट है। रजिस्टर हमें तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी से मतलब है, और किसी से दुनिया में मतलब अभी के लिए नहीं। ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं आपने नोट करनी है कॉपी में, ठीक है? इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल आने के ज़्यादा चांस हैं, बाकी इसके प्रूफ के, ठीक है? दूसरी बात, ये 1 नंबर में क्वेश्चन बहुत बार आता है कि रेजिस्टिविटी जो है टेम्परेचर के साथ क्या प्रभाव पड़ेगा, वाई, क्यों? तो आप यही वाले फॉर्मूले में लिखोगे और बताओगे कि जी टेम्परेचर बढ़ाओगे ना तो ये टो एवरेज ना कम हो जा रहा है, तो ये कम होएगा तो ऊपर वाली चीज़ बढ़ जानी है, बस। बहुत बार आता है क्वेश्चन। और नेचर ऑफ मटेरियल पे क्यों डिपेंड कर रहा है, आप बताओगे हर एक मटेरियल के लिए n की वैल्यू अलग अलग है जी, अलग अलग है, ठीक है? तो अलग अलग होगी तो रो की वैल्यू अलग अलग होगी। समझ में आया? चलो आगे चलते हैं अब इसमें।
देखो क्वेश्चन, देखो पहला क्वेश्चन जो कल हमने पढ़ा था उससे रिलेटेड पढ़ते हैं पहले। तो इसने क्या कहा, एक ये ट्यूब सी दिख रही होगी तुम्हें, ध्यान से देखना क्वेश्चन। अब करंट एक इस पाइप के थ्रू फ्लो कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक फ्लो, लेकिन ये वैसी पाइप नहीं जो हमें दिखता, हमें तो एक जैसा तार दिखता है, लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि शुरुआत में डायमीटर ज़्यादा है, मोटा है, बाद में क्या हो जा रहा है, पतला। बहुत बढ़िया। तो इसने क्या कहा, डायमीटर इसका इतना है, करंट डेंसिटी टू द लेफ्ट इज इतना, इसकी करंट डेंसिटी इसने दे दी है इतनी, जे। क्या दे दी है, जे की वैल्यू इसने दे दी। याद रखना जे को जब एरिया से मल्टीप्लाई, कल मैंने क्या बताया था, क्या बताया था बड़े भाई साहब, क्या बताया था, जे का डॉट प्रोडक्ट कल बताया भी था, है ना, कहाँ याद रहेगा, इसी को आई बोलते हैं, यही बताया था, जे और ए का डॉट प्रोडक्ट। अगर स्ट्रेट लाइन में ही फ्लो कर रहा तो सीधा जे की गुणा ए से कर दो, वो क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा। जे को बोलते हैं करंट डेंसिटी। समझ में आया, समझ में क्या है, कोई बात नहीं, ठीक है। यानी कि इधर की करंट डेंसिटी इसने हमें दे दी है। व्हाट करंट फ्लोज इनटू द कंस्ट्रिक्शन, कंस्ट्रिक्शन मतलब इस जगह पे, कंस्ट्रिक्शन का मतलब होता है जो जहाँ पर ये कम हो गया एरिया, कंस्ट्रिक्ट हो गया, इस जगह का करंट बताओ जी कितना होगा। इफ मतलब इसने सीधा सीधा इसने हमसे पूछ लिया है। और क्या रिलेशन दी है, इफ द करंट डेंसिटी हैज एनर्जी, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ डी2। हाँ देखो, सबसे पहले इसने हमसे अगर इसका क्या दे दिया है, डायमीटर हमें दे दिया है और करंट डेंसिटी दे दी है, तो इसने इधर का करंट पूछा है मेरे से, I1। क्या पूछा है, करंट। तो ऑब्वियसली देखते हैं इसको भी। अलग से ही करते हैं सोल्व। देखो ध्यान से समझना भाई साहब, है ना। ये क्वेश्चन करने से जो कल पढ़ा था उसका कंसेप्ट पक्का होगा डेफिनेटली, अगर ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगी बात। न्यूमेरिकल करने से रिवाइज हो जाता है और कुछ नहीं है। यहाँ पर इसने करंट डेंसिटी हमें दे दी है, जे की वैल्यू पता नहीं कितनी दी थी, मैं ऐसे ही मान दे रहा हूँ बस, ऐसे ही दी है, ठीक है। जे की वैल्यू दी हुई है इसने, क्वेश्चन में गिवन है। इसने इसका डायमीटर भी दे दिया है 2 mm, किसका, ये वाला, ये D1 है और ये J1 है। तो ये मुझसे क्या कह रहा है, ठीक है, तो ये मुझसे क्या कह रहा है कि भाई करंट बताओ I1 कितना होगा। तो हमने क्या पढ़ा, J1 इंटू एरिया 1 इक्वल्स टू I1। भाई सीधी मल्टीप्लाई करो J और A की, क्योंकि सीधी लाइन में फ्लो कर रहा है। अगर अलग अलग करता तब अलग होता, क्योंकि सीधी लाइन में J भी इधर है, एरिया भी इधर है, तो सेम आ गया, सीधा मल्टीप्लाई। तो J की वैल्यू दी है इसने, एरिया कितना दिया, डायमीटर दिया, आप देखो 2 mm। तो 2 mm को बदलो पहले तो मीटर में, यानी कि 2/1000 मीटर हो गया। देखो समझ में आई बात, 1000 से डिवाइड कर दोगे mm में, तो मीटर में बदल गया। डायमीटर है ये। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, π/4 डायमीटर का स्क्वायर। ये सॉल्व करोगे आपका I1 आ जाएगा, खत्म। क्लियर है। अच्छा दूसरी बात ये देखो, जितना करंट यहाँ से निकलेगा उतना ही करंट यहाँ से निकलेगा। करंट तो तार में से उतना ही निकलता है, स्केलर क्वांटिटी है ना। करंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी। अब अगर आपको इधर का डायमीटर वो दे दे 1 mm, क्या दे दे, छोटे वाले का डायमीटर कितना दे दे, 1 mm दे दे, तो आपसे उसका J पूछ लो। तो हमें पता है जितना करंट यहाँ से निकलेगा करंट उतना ही निकलेगा, करंट तो स्केलर क्वांटिटी है, तो करंट तो सेम है। तो आप क्या लिख दोगे, J1A1 बराबर J2A2। क्यों, क्योंकि करंट जो पहले में था वही दूसरे वाले हिस्से में भी उतना ही निकलना है। और करंट का फॉर्मूला क्या होता है, J × A, दोनों तरफ का बराबर रहेगा। अब आपको देखो J1 दिया है, पहले वाला एरिया दिया है, क्यों, डायमीटर दिया था हमें,
अब हमसे J2 पूछा है और A2 क्या है, डायमीटर कितना दिया है 1 mm, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये हमारा निकल जाएगा। समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन इसमें हो सकता है। दोनों करंट सेम कर देने हैं तो करंट का फॉर्मूला J1A1 बराबर J2A2, और जे आपसे J2 पूछ लिया है, ये तीनों चीज़ गिवन है, फिर क्या रह गया क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं रहेगा। A2 कैसे निकलेगा, A2 कैसे निकाला भाई हमने, डायमीटर दिया है। इसका डायमीटर दिया हुआ 1 mm। चलो आगे चलते हैं, जो हमने आज पढ़ा है उससे रिलेटेड भी कुछ कर लेते हैं, बोर्ड के देखते हैं CBSE का क्वेश्चन। देखो यहीं करा दूंगा और इसको ना इसने क्या कहा, आर्क की लैंप दिया है 80 वोल्ट लिया, तो ये इसका क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। कितना करंट है 10 एम्पीयर, ऐसे लिखा है देखो क्वेश्चन में। सजेस्ट अ मेथड टू यूज इट विद 240 वोल्ट DC सोर्स, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक, इसको छोड़ो, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक कंपोनेंट रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पस। मतलब हमें इसने एक तरह से क्या पूछा आपको, जैसे मान लो करंट, मतलब वोल्टेज और करंट दिया है, वोल्टेज और करंट दिया, तो क्या आ जाएगा इससे, रेजिस्टिविटी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, रेजिस्टिविटी। क्या है क्वेश्चन, गलत है, ऐसे ही नहीं, ये पता नहीं क्या सॉल्व कुछ और करा हुआ और ये कुछ और करा हुआ है। देखो सुन लो मेरी बात, हाँ ना, देखो सॉल्व कुछ और ही करा हुआ है, कोई नहीं, मैं बताता हूँ कैसे। देखो बात समझो, इसने रेजिस्टेंस पूछा आपसे एक तरह से सिंपल, V = क्या होता है, IR, कितने पोटेंशियल पे काम कर रहा, 80 पे, करंट कितना है 10 R, तो R कितना आ गया, 8 ओम आ गया, सिंपल। कुछ देगा तो होगा, देखेंगे आगे। अच्छा, एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन, अब इसको देखते हैं। ये इलेक्ट्रिक कंपोनेंट का मतलब रेजिस्टेंस है। हाँ, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट इसका यही रहेगा ना। इनडायरेक्ट वे में वो बोलेगा क्वेश्चन में, मतलब इसने इलेक्ट्रिक कंपोनेंट की वैल्यू ये बोली है कि हाँ रेजिस्टेंस ही आता है इसके अंदर, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिकल पैरामीटर बोलेगा तो ये इलेक्ट्रिक पैरामीटर्स हो गए इसके, ठीक है। एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, आप ध्यान से देखना। हेलो, अब देखो यार, दिख रहा है ना, इसने क्या कहा, एक तार है, एक वायर है जिसकी रेजिस्टेंस 4 ओम है, उसको हम यूज़ करते हैं टू विंड अ कोयल ऑफ रेडियस, वाइंड अ कोयल ऑफ, वाइंड अ कोयल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। द वायर हैज़ अ डायमीटर ऑफ 1.4 mm, वायर का जो डायमीटर है वो कितना है, 1.4 mm है। एंड स्पेसिफिक रेजिस्ट, अच्छा हाँ, इस रेजिस्टिविटी को याद रखना, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दी है, इसको तो नोट करके ही रखना है, ठीक है। कितनी वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई रेजिस्टिविटी की, फाइंड द नंबर ऑफ टर्न्स, क्या बोला उसने, नंबर ऑफ टर्न्स। हेलो, हाँ भाई क्या हाल है, संदीप अभिषेक ने, हाँ बनाई थी, हाँ बनाई है भाई, टैग भी उसने 3-4 करवाई थी। हाँ, क्या हुआ, अरे वो बड़ी मुश्किल से कल भी उससे निकालवा के दी थी मैंने अंदर से, तब भी नहीं थी देने के, मिलने के बावजूद भी, क्योंकि वो FAC वाला 2 टायर में भी ले गया था, पता नहीं एक में, और एक वो FAC, नहीं मतलब वो 3 टायर में गया शायद, जो नहीं, वैसे तो मेरे से नहीं मांगी उसने, RA की मांगी थी और वो उसकी मांगी थी, क्या नाम है, 3 टायर की, लेकिन वो 2 टायर वाला ढूंढ रहा था, हो सकता है, क्योंकि जब मैं गया था लास्ट टाइम तो तब 4-5 लेबोरेटरियाँ पड़ी थी सुबह, आज सुबह कितनी थी,
नहीं 4-5 पढ़ी थी जब मैं गया था, क्योंकि मैं लास्ट, अरे वो ऐसे ही है यार, वो 4-5 पढ़ी हुई थी जब मैं गया था, उसके बाद और मेरे से किसी ने मांगी नहीं लेबोरेटरी। ठीक है, अब देखो भाई, ये क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा, बढ़िया क्वेश्चन है ये, थोड़ी बहुत ही मेहनत कर लो जीवन में। प्रोब कैसे होगा सीखेंगे, चलो इसको भी। अब देखो जरा, ये बढ़िया क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ और आपको भी आना चाहिए। देखो इसने इसका क्या कहा, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दी है, 4 ओम। वायर को पता कैसे बनाया इसने, वाइंड करने के लिए बनाया। वाइंडिंग पता क्या होती है, ऐसे, फिर उसके ऊपर लपेट देते हैं बहुत सारी कोयल्स, ऐसे तो करते हैं नहीं करते हैं। ये है वाइंडिंग। तो ये इसके जो कितनी बार तुमने इस पे चढ़ाया, ये तो उसको बोलते हैं नंबर ऑफ कोयल्स। इसको क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ कोयल्स। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? किसके ऊपर चढ़ाया तुमने वो जो वो है मटेरियल, उसका जो रेडियस है वो कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, और क्या दिया हुआ, रुक जाओ उतार ही देते हैं। डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर वायर का दिया हुआ है और रेजिस्टिविटी दी हुई है। डायमीटर दिया हुआ है, वायर का डायमीटर 1.4 mm और रेजिस्टिविटी भी कुछ ऐसी दी है। ये क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना आप जरा मेरी बात को, क्या हो रखा क्वेश्चन में, समझ नहीं आएगा नहीं तो। इसने क्या बोला, हमने एक वायर का इस्तेमाल करना है वाइंडिंग करने के लिए। कॉपर ये देखे मोटर पे चढ़ा के रखते हैं ना, देखा तो होगा यार, इतना देख लो, ऐसे ऐसे चढ़ा के रखते हैं ना। तो जैसे इस चीज़ के ऊपर आपने चढ़ाना है, ऐसे ऐसे चढ़ा दिया, तो इसका जो रेडियस है, इसका जो रेडियस है, गोल गोल पे चढ़ाओगे ऐसे, इसका बड़े वाले का जिसके ऊपर चढ़ा रहे हो उसका रेडियस है 7 mm। और जिस वायर को चढ़ा रहे हो उसका भी कुछ ना कुछ डायमीटर रहेगा, वो है 1.4 mm। वायर चढ़ा रहे हो, तो इसने क्या बोला, हमें नंबर ऑफ कोयल्स कितनी है, क्या कोयल्स। अब ये बताओ, हमें पता है फॉर्मूला R = ρL/A। रेजिस्टेंस दिया हुआ है, बहुत बढ़िया दिया हुआ है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दिया है, रो दिया है जी। L कितना है पता नहीं है, एरिया वायर का निकल जाएगा, क्यों, डायमीटर दिया है। तो क्या फॉर्मूला होता है बताओ, अब तो रट गया होगा, π/4 डायमीटर का स्क्वायर। लेकिन डायमीटर किस में दिया हुआ है, mm में दिया, यही गलती करोगे, बाय 1000 करना है, तब जाके इसका स्क्वायर करना है। बताओ समझ में आई नहीं आई बात। अब बात रही नंबर ऑफ कोयल्स और लेंथ से क्या मतलब है, बता सकते हो कि इसकी लंबाई कैसे आएगी, वायर की, कितना वायर लंबा इसके अंदर चढ़ा है, 4πr से। वो तो एरिया हो गया। नहीं, जो सर्क्यूमफ्रेंस होगा वो तो लेंथ ही होगी एक बार। 4πr² थोड़ा होता है, 4πr 2πr। ठीक है, तो एक सरकमफेरेंस कितना होता है, एक चक्कर कटेगा तो कितनी लेंथ लगेगी ये बताओ, 2πr। सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होता है अगर उसका रेडियस पता है, 2πr। अगर इसका अगर सर्कल दिया है और आपसे पूछा सर्कल की लंबाई बताओ भाई कितनी हुई, अगर इसका रेडियस दिया है उसको बोलते हैं 2π, इतनी लंबाई होती है। अब उसने कहा पता नहीं कितनी बार चढ़ाया उसने ऊपर वाइंडिंग, वो हमें पता नहीं, उसे n मान लो, तो इसकी पूरी लंबाई कितनी हो जाएगी बताओ, एक वाइंडिंग में 2πr है और नंबर ऑफ वाइंडिंग कितनी हुई, n हुई, ये लंबाई होगी इसकी। समझ गए बात को।
भाई लंबाई पता करनी है, फॉर्मूले में लंबाई आ रही है वायर की, सोच के देखो, एक तार चढ़ाया होगा, पूरा चढ़ाया होगा या कैसे गोल करके उस पर, तो कितना तार लगा होगा 2 पाई आर, कितना चढ़ाया होगा टोटल पता नहीं है भाई, एन वाइंडिंग करी तो एन से मल्टीप्लाई कर, तो क्या हो गया देखना जरा, बाकी तो खुद कर लेना। 2 × 10⁻⁷ एल को क्या लिखोगे 2 पाई आर, कितना दिया हुआ 7 सेंटीमीटर दिया हुआ इसका रेडियस भी, 7/100 मीटर में कन्वर्ट कर दोगे, एन हमें निकालना है। इसको इधर पहुंचाओ, इन सबको नीचे पहुंचाओ, एन अपना निकाल के साइड करो। पेपर में कई बार फंसते भी हो, नहीं समय है छोड़ देना, आधा ही नंबर कटेगा, ज़्यादा नहीं कटने का, लेकिन सारा कुछ आप कर चुके हो। तो ये मतलब इसके अंदर से सबसे फेवरेट क्वेश्चन है ये बोर्ड वालों का भी, नंबर ऑफ कॉइल्स वाला।